नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों से सीधा जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये इतना ज़रूरी क्यों है। जी हाँ, ये कोई छोटा-मोटा बदलाव बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार के लाखों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन मतलब पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को फिर से परखा जाएगा। तो फिर चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक-एक करके समझते हैं, जिससे ये एकदम साफ हो जाए कि आखिर ये कमीशन है क्या, काम कैसे करेगा और इसका असर कहाँ-कहाँ पड़ने वाला है। तो इस मामले में जो सबसे ताज़ा और सबसे बड़ी खबर आई वो थी 28 अक्टूबर 2025 की। इसी दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी उसके काम करने के दायरे को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी। और हाँ, ये खबर एकदम पक्की है, सीधे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ऑफिशियल रिलीज से आ रही है। समझ लीजिए, यहीं से इस पूरी प्रक्रिया का बिगुल बज गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये कमीशन काम कैसे करेगा। इसकी टीम काफ़ी छोटी और फोकस्ड होती है। ये एक टेम्पररी बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये वेतन आयोग होता क्या है। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़े फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की तरह समझिए। और अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो ये एक टेम्पररी बॉडी है जिसे भारत सरकार समय समय पर बनाती है और इसका मुख्य काम है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, बेनिफिट्स और रिटायरमेंट से जुड़े फायदों को एग्जामिन करना और उनमें ज़रूरी बदलावों की सिफारिश करना। यानी असल में ये एक तरह का रीसेट बटन है। आमतौर पर हर 10 साल में सरकार ये बटन दबाती है ताकि ये पक्का किया जा सके कि कर्मचारियों की सैलरी देश के मौजूदा आर्थिक हालात और बढ़ती महंगाई के हिसाब से ठीक है या नहीं। लेकिन सुनिए, ये काम जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। कमीशन को कई अलग अलग फैक्टर्स के बीच में एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो सवाल फिर वही है कि आखिर वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान कमीशन को अपनी सिफारिशें देते वक्त रखना पड़ता है। चलिए एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला बैलेंसिंग एक्ट है इकोनॉमी का। देखिए, एक तरफ तो कर्मचारियों को एक फेयर और अच्छी सैलरी देने की ज़रूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के ओवरऑल आर्थिक हालात कैसे हैं और सरकारी खजाने पर इसका कितना बोझ पड़ेगा, ये भी देखना पड़ता है। फिर आता है दूसरा संतुलन यानी बजट का। अगर सैलरी और पेंशन पे खर्च पड़ता है तो इसका सीधा मतलब है कि डेवलपमेंट के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स के लिए जो पैसा है उस पर असर पड़ सकता है। और फिर एक सवाल आता है भविष्य की लागत का। हाँ, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना जरूरी है, लेकिन पेंशन स्कीम्स का जो खर्चा है वो पैसा आएगा कहाँ से, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी और लॉन्ग टर्म चुनौती है। और आखिर में देखना होता है इसका व्यापक प्रभाव। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फैसला लेती है उसका सीधा असर स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पर भी पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर राज्य भी इन सिफारिशों को थोड़े बहुत बदलाव के साथ अपना ही लेते हैं। तो सवाल है कि ये सब होगा कब और कैसे। चलिए अब जरा इस पूरे प्रोसेस की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं ताकि ये अंदाजा लगे कि ये बदलाव असल में कब तक देखने को मिलेंगे। देखिए, जनवरी 2025 में कमीशन बना। अक्टूबर 2025 में इसके काम के दायरे को मंजूरी मिली। अब यहाँ से कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए करीब 18 महीने का वक्त मिलेगा, मतलब लगभग अप्रैल 2027 तक। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जाएंगी। इस गैप पर ध्यान दिया? सिफारिशें रिपोर्ट आने से भी पहले से लागू हो रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी रिपोर्ट मंजूर होगी, कर्मचारियों को अरियर्स यानी पिछले समय का बढ़ा हुआ पैसा एक साथ मिलने की पूरी संभावना है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, इस कमीशन के फैसलों का असर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों तक ही नहीं रहता। इसका एक रिपल इफेक्ट होता है, मतलब एक लहर की तरह इसका असर दूर दूर तक फैलता है। तो सबसे पहला और सीधा असर तो जाहिर है केंद्रीय कर्मचारियों पर ही होगा, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और सर्विस की दूसरी कंडीशंस पर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसका असर कहीं ज्यादा बड़ा है। तो ये असर फैलता कैसे है, चलिए देखते हैं।
स्टेप 1, 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देता है। स्टेप 2, ज्यादातर राज्य सरकारें भी इन्हें अपने कर्मचारियों के लिए अपना लेती हैं। और स्टेप 3, इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि कोई भी देश अपने सरकारी कर्मचारियों को सबसे अच्छी वैल्यू और सम्मान कैसे दे और साथ ही साथ अपने खजाने का संतुलन भी बनाए रखे। ये एक ऐसा बैलेंस है जिसे हर वेतन आयोग को साधना पड़ता है और 8वें वेतन आयोग का पूरा सफर इसी मुश्किल संतुलन को खोजने की एक कोशिश है।